हेलो, नमस्कार। तो मैं संतोष कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और अपने फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई को और भी तेज गति से आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि अब परीक्षा में बहुत कम समय है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का बायोलॉजी का सब्जेक्ट, मतलब क्लास 10 के जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं जो पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अगर याद करके जाइएगा तो यहां से एक दो प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि ये कौन सा प्रश्न है। और आप याद रखिएगा, ये केवल क्लास 10 के लिए है। यहाँ लिखा भी गया है कि क्लास 10 और सब्जेक्ट बायोलॉजी और VVI क्वेश्चन है सब। ये टोटल 10 प्रश्न है, टोटल 9 प्रश्न है। तो आप देख लीजिए कि ये 9 प्रश्न किस प्रकार के हैं और कौन कौन से 9 प्रश्न है और क्या ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं 9 प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके नाम और कार्य लिखना है। तो बताना है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उस दांत के नाम क्या है और उनका कार्य क्या है। तो देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो कौन कौन 4 प्रकार के दांत होते हैं? तो सबसे पहला है कतरनक और इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। दूसरा है भेदक, इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। तीसरा है अग्रचवर्णक, इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। और चौथा है चवर्णक, इंग्लिश में कहते हैं मोलर। तो आई होप कि आपको मनुष्य के 4 प्रकार के दांत याद हो गए होंगे। सबसे पहला कतरनक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। तो ये तो हुआ मनुष्य में 4 प्रकार के दांत। अब इसका नाम भी पूछा है तो नाम भी सामने दे दिया गया है, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके बाद पूछा है कि इन सभी के कार्य बता दीजिए। तो आइए हम कार्य आपके सामने लिख दिए हैं और हम बता भी देते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले कतरनक। कतरनक जो मनुष्य में दांत है ना, वो क्या करता है? तो ये भोजन को काटने का काम करता है। तो जो मनुष्य में कतरनक दांत होता है वो भोजन को काटने का काम करता है। फिर है भेदक। तो भेदक जो दांत होता है वह क्या करता है कि चीरने या फाड़ने का काम करता है। तो भेदक का काम है चीरने या फाड़ने का काम करना। फिर तीसरा है अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक दांत का काम है भोजन को चबाने का काम करना। फिर है चवर्णक। तो चवर्णक का काम है भोजन को चबाने और भोजन को पीसने का काम करना। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कि कतरनक का क्या काम है। तो कतरनक का काम है भोजन को काटना, भेदक का काम है भोजन को चीरना और फाड़ना, अग्रचवर्णक का काम है भोजन को चबाना और चवर्णक का काम है चबाना और पीसना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मनुष्य में 4 प्रकार के दांत याद हो गए, उनके नाम भी याद हो गए होंगे और उनके कार्य भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों के आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो हमने लिखा है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका जो है ना निम्नलिखित है। अब क्या क्या है आप देख लीजिए। 2 भूमिका हमने 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर दे करके लिख दिया है। तो सबसे पहले यह आमाशय को भोजन के साथ आए जीवाणुओं का नष्ट कर देता है। यानी हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका में पहला भूमिका है कि यह आमाशय में भोजन के साथ आए। अम्ल का काम है कि अगर आमाशय में भोजन के साथ जीवाणु आ रहा है तो उसको क्या कर देना? नष्ट कर देना। तो
हमारे आमाशय में पहला काम है, या पहला आमाशय में अम्ल का पहला काम है कि आमाशय में जो भोजन के साथ जीवाणु या बैक्टीरिया आ रहा है उसको नष्ट कर देना। दूसरा है इसका भूमिका कि यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ध्यान दीजिएगा, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलने में सहायता करता है। तो ये दूसरा भूमिका है हमारे आमाशय में अम्ल की कि यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों नंबर याद हो गया होगा कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो पहली भूमिका है कि मान लीजिए कि आमाशय में भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु आ रहा है तो उसको नष्ट कर देगा। अम्ल क्या करेगा, भोजन के साथ जो आमाशय में जीवाणु आ रहा है उस जीवाणु को नष्ट कर देगा। और दूसरा इसका जो भूमिका है वो है कि यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो दूसरा है कि यह निष्क्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों याद हो गया होगा। उसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिख देना है। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम हमने लिखा है कि निम्न है। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम निम्न है, जिसमें 1 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर लाइसोसोम, 3 नंबर राइबोसोम और 4 नंबर केंद्रक। तो आप यहां देख सकते हैं तीसरे प्रश्न में कि कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम। तो आप लोग बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम। तो 1 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर लाइसोसोम, 3 नंबर राइबोसोम और 4 नंबर केंद्रक। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम क्या क्या होता है। तो आप 1 नंबर में याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर में याद रखिएगा लाइसोसोम, 3 नंबर में याद रखिएगा राइबोसोम और 4 नंबर में याद रखिएगा केंद्रक। तो आई होप कि आप लोगों को कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम याद हो गया होगा। फिर उसी तरह से चौथा प्रश्न है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो आपको बताना है कि अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसका मापदंड क्या है, किस आधार पर कह सकते हैं कि यह सजीव है। तो आइए हमने लिखा है आप लोगों के लिए 4 मापदंड, जिसमें सबसे पहला है कि सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है। अगर बताना होगा कि हाँ किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यह सजीव है, तो सबसे पहला इसका मापदंड है कि सजीवों में उपापचय की क्रिया होगी। दूसरा मापदंड है कि सजीवों में जीव द्रव पाया जाएगा। तीसरा मापदंड है कि सजीवों में पोषण और श्वसन होगा। और चौथा मापदंड है कि सजीवों में उत्तेजनशीलता होगी। तो आइए हम इसको फिर से एक बार दोहराते हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि आप सजीव कोई भी वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए आप किसका मतलब कौन सा मापदंड अपनाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसको आप 4 मापदंड के आधार पर बता सकते हैं कि यह वस्तु सजीव है। सबसे पहला, अगर सजीव होगा तो उसमें उपापचय की क्रिया होगी। अगर सजीव होगा तो उसमें जीव द्रव पाया जाएगा। अगर सजीव होगा तो उसमें पोषण और श्वसन होगा। और अगर सजीव होगा तो उसमें उत्तेजनशीलता की क्रिया होगी। तो आई होप कि आप लोगों को इस प्रश्न का भी आंसर याद हो गया होगा कि हम किस मापदंड पर कहेंगे कि यह सजीव है। तो आपका सबसे पहला मापदंड है कि अगर सजीव होगा तो उपापचय की क्रिया होगी। अगर सजीव होगा तो उसमें जीव द्रव पाया जाएगा। अगर सजीव होगा तो उसमें
पोषण और श्वसन की क्रिया होगी, और अगर सजीव होगा तो उसमें उत्तेजनशीलता होगी। तो आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन आराम से याद हो गया होगा। इसी तरह से आते हैं हम पांचवें सवाल पे, और पांचवा सवाल है कि पित्त क्या होता है। तो आप लोगों को बताना है कि पित्त क्या होता है, और इसके बाद है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। तो आप लोगों को बताना है कि पित्त क्या है और मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उसमें इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को बताना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पित्त क्या होता है। तो देखिए, पित्त पित्त हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो अगर पित्त क्या है तो लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि पित्त हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो कैसा होता है? हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त, और यह यकृत में संचित रहता है। कहां संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। आपको बताया गया है कि यह यकृत की कोशिकाओं में स्रावित होकर पित्ताशय नामक थैली में संचित रहता है। तो सॉरी, थोड़ा सा मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पित्त हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, और इसका स्राव कहां से होता है? तो पित्त का स्राव यकृत से होता है। कभी कभी आपसे पूछता है कि पित्त का स्राव इनमें से कहां से होता है, तो आप बताइएगा कि पित्त का स्राव यकृत से होता है, और यह एकत्रित कहां रहता है? तो पित्ताशय में। देखिए यहां हम लिखे हैं कि यह यकृत की कोशिकाओं से स्रावित होता है और पित्ताशय नामक थैली में जमा रहता है। तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि पित्त क्या होता है। ठीक, तो पित्त हल्के हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, और यह मतलब स्रावित कहां से होता है? तो इसका स्राव यकृत से होता है, और यह जमा कहां रहता है? तो यह पित्ताशय नामक थैली में जमा रहता है। इसके बाद है कि इसका महत्व क्या है। क्या है इसका महत्व? तो इसका महत्व भी निम्नलिखित है। आप बता सकते हैं कि पित्त का महत्व निम्नलिखित है। एक नंबर देखिए, यह भोजन के अम्लीय कायम की अम्लीयता को समाप्त करके क्षारीय बना देता है। तो सबसे पहला महत्व है कि सबसे पहला महत्व आप याद कीजिएगा कि यह भोजन के अम्लीय कायम की अम्लीयता को समाप्त कर उसे क्षारीय बना देता है। तो भोजन की अम्लीयता को समाप्त करेगा और उसको कैसा बनाएगा? क्षारीय बना देगा। तो भोजन की अम्लीयता यानी भोजन के अम्लीय कायम की अम्लीयता, भोजन के अम्लीय कायम की अम्लीयता को समाप्त करता है और उस भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय। दूसरा इंपॉर्टेंस है इसका महत्व है कि यह भोजन के वसा का विखंडन और पाइशीकरण करता है। तो पित्त का दो महत्व, तो दोनों महत्व आपके याद हो गया होगा। पहला महत्व एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। पित्त का पहला महत्व है यह भोजन के अम्लीय कायम की अम्लीयता को समाप्त कर देता है तथा उसे क्षारीय बना देता है। और दूसरा इसका महत्व है कि यह भोजन के वसा का विखंडन और पाइशीकरण कर देता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन ढंग से याद हो गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो हमने यहां भी लिखा है कि हमारे आमाशय में पाचक रस की जो भूमिका है ना, वो निम्नलिखित है। तो हमारे आमाशय में पाचक रस की भूमिका निम्नलिखित है, जिसमें पहला नंबर है कि यह वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सराल में बदलता है। तो आते हैं फिर से हम इसी पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल है कि हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो सबसे पहला हमारे आमाशय में पाचक रस की भूमिका निम्नलिखित है, और निम्नलिखित करने के बाद एक नंबर, यह वसा को वसा अम्ल में एवं गिल्सरॉल में बदल देता है। तो पाचक रस का पहला काम क्या है? तो पाचक रस का पहला काम है कि यह वसा को वसा अम्ल और गिल्सरॉल में बदल देता है। फिर से, यह वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में बदल देता है।
फिर दूसरा ये भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। तो फिर पाचक रस का दूसरा काम कि यह भोजन के अवयवों पर क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद उसका विघटन कर देता है। तो आइए इसी प्रश्न को हम एक बार और देखने की कोशिश करते हैं कि पाचक रस का हमारे आमाशय में क्या भूमिका है। तो हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, तो आपके अगर परीक्षा में यह प्रश्न आए तो आप लिख सकते हैं कि हमारे आमाशय में पाचक रस की भूमिका निम्नलिखित है, जिसमें पहला भूमिका है कि यह वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। दूसरा, ये भोजन के अवयवों पर क्रिया करके उसका विघटन कर देता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अच्छे ढंग से याद हो गया होगा। इसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन है और 7वां सवाल है कि सजीवों के मुख्य 4 लक्षण बताना है। तो सजीवों के मुख्य 4 लक्षण आपको बतानी है। तो मतलब सजीवों में 4 कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सजीवों में श्वसन होता है। पहला लक्षण सजीवों में क्या होता है, तो पहला लक्षण है कि सजीवों में श्वसन होता है। दूसरा लक्षण सजीवों में गति होता है। तीसरा लक्षण सजीवों में पोषण होता है। चौथा लक्षण सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो ये 4 लक्षण है मुख्य रूप से सजीवों के। पहला, फिर से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो सजीवों के मुख्य 4 लक्षण, जिसमें पहला है कि सजीवों में श्वसन होगा। तो सजीवों में श्वसन होगा, सजीवों में गति होगा, सजीवों में पोषण होगा और सजीवों में उत्सर्जन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को सजीवों के 4 लक्षण याद हो गए होंगे और वो भी बेहतरीन ढंग से। आइए इसके बाद 8वां सवाल हम देखते हैं और 8वां प्रश्न है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइमों का कार्य क्या है। इसी तरह से एक क्वेश्चन था हमारे आमाशय में पाचक रस की भूमिका क्या है, और इसी का एक प्रश्न है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो देखिए, मुझे लगता है कि सेम यही प्रश्न है कि हमारे आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है और पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो आप आराम से वही 2 गो लिख सकते हैं, जिसमें आप लिखे हैं कि यह वसा को वसा अम्ल में क्या करता है, यह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। तो वही आंसर आप यहां भी लिख सकते हैं कि यह वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। और दूसरा, ये भी देखिए, ये भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। तो ये भी हो जाएगा कि ये भोजन के अवयवों पर क्रिया कर उसका विघटन करता है। तो पाचक रस का 2 कार्य और पाचक रस की 2 भूमिका सेम है। तो अगर आपसे याद हो जाए तो कोई एक याद कर लेंगे, मतलब दोनों तो वही है। तो अगर भूमिका वाला याद हो जाए तो कार्य वाला याद हो जाएगा, और कार्य वाला याद हो जाए तो भूमिका वाला याद हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी याद हो गया होगा। और आज का लास्ट 9 नंबर सवाल है, और वह सवाल है कि दीर्घरोम क्या है। देख सकते हैं आप लोग कि दीर्घरोम क्या है, और इसी में इसके कार्य को भी लिखना है, इसके कार्य को लिखना है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि दीर्घरोम क्या होता है और इसका कार्य क्या है। तो देखिए, आप जानते हैं ना, मनुष्य के आहार नाल में छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा, आमाशय, ग्रसनी, ग्रासनली, वहीं से ये क्वेश्चन है दीर्घरोम। तो दीर्घरोम क्या है, तो आप आराम से याद कीजिएगा कि छोटी आंत के इलियम में, आपको पता है ना कि छोटी आंत में एक संरचना अंगुली के जैसा पाया जाता है जिसका नाम इलियम होता है, और इलियम में ही विलाई के द्वारा भोजन का पाचन होता है। और आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपको याद होता है या आप याद किए हुए हैं कि छोटी आंत में होता है। तो वहीं का एक भाग है जिसका नाम है
इलियम। तो छोटी आंत के इलियम में अंगुली के समान उभरी हुई एक रचना पाई जाती है जिसे दीर्घरोम या उसी को विलाई कहा जाता है। तो आज के बाद से याद रखिएगा कि दीर्घरोम को ही विलाई के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि छोटी आंत के इलियम में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे दीर्घरोम या विलाई कहा जाता है। आइए एक बार फिर से हम इसको बताते हैं कि छोटी आंत में, यानी छोटी आंत के इलियम में, छोटी आंत के इलियम में अंगुली के संरचना के जैसी उभरी हुई संरचना होती है। उंगली के रचना यानी उंगली के समान, उंगली के समान, ठीक है, उभरी हुई रचना होती है जिसे हम लोग दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। और इसी में इसका क्या पूछा है, कार्य पूछा है। तो आप कार्य बता सकते हैं कि यह पचे हुए भोजन का क्या करता है, अवशोषण। तो आपको याद रखनी है ना कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। लेकिन भोजन के पाचन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत के इलियम में विलाई द्वारा। तो आई होप कि आप लोगों को दीर्घरोम और इसके कार्य भी याद हो गए होंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और हम इसी तरह से क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और आप कमेंट करते रहिए। और ये देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है, कभी ना कभी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस सभी प्रश्न को बेहतर ढंग से लिखिए और लिखने के बाद याद कर लीजिए ताकि आपके प्रश्न कहीं से परीक्षा में आ जाए तो छूटे ना पाए। और मेरा YouTube चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पूरे ग्रुप, स्टेटस और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।